चले हम लोग शुरू कर रहे हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर कौन है? जो हमारे प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करता है। देखिए, दो चीजें होती हैं, एक होता है कस्टमर, एक होता है कंज्यूमर। कस्टमर कौन होता है? जो हमारी चीज को खरीदता है, ठीक। और कंज्यूमर कौन होता है? जो हमारी चीज को यूज करता है। कस्टमर भी कंज्यूमर हो सकता है, कस्टमर कंज्यूमर नहीं भी हो सकता है। जैसे आप कोई चीज लेके आए, अपने फ्रेंड को आपने गिफ्ट कर दी, कस्टमर आप हुए लेकिन आपका फ्रेंड कंज्यूमर हुआ, ठीक। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कंज्यूमर को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि कंज्यूमर के संग दिक्कतें बहुत सारी होती हैं, ठीक। क्या क्या दिक्कत होती है? कंज्यूमर को चीट कर लिया जाता है, उसको हाई प्राइस पे चीज बेच दी जाती है, क्वालिटी वाली चीज नहीं बेची जाती है, खराब चीज बेच दी जाती है। ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसके लिए हम लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक। तो इम्पोर्टेंस क्यों कंज्यूमर प्रोटेक्शन की हमें जरूरत है? क्योंकि पहली चीज उसने बताई है, कंज्यूमर क्या है? इग्नोरेंट है। कंज्यूमर इग्नोरेंस, क्योंकि कंज्यूमर क्या करता है? इन चीजों को इग्नोर कर चुका है, उसको चीजें पता ही नहीं है, उसको नहीं पता उसके राइट्स क्या क्या है कंज्यूमर के, ठीक है, जो अपने राइट्स को यूज कर सकता है। कंज्यूमर्स को ये नहीं पता कि क्या क्या रेमेडीज उसको अवेलेबल हैं, कौन सी सुरक्षा उसको दे रखी है, ये चीजें उसको नहीं पता है। इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन हमारे लिए जरूरी है। दूसरा, अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या? अनऑर्गेनाइज है भाई, फैले हुए हैं, एक साथ तो है नहीं कि भाई कुछ को पता हो कुछ को नहीं पता हो, तो वो एक दूसरे से डिस्कस कर लें और चीजें पता चल जाए। कंज्यूमर क्या है? अनऑर्गेनाइज है, फैले हुए हैं, तो इसलिए भी दिक्कत आ रही है। तीसरा क्या है? वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर। और कंज्यूमर का जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, जो उसको हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, वो हर जगह पे हो रहा है। और जबकि कंज्यूमर किंग है मार्केट का, क्योंकि वही है जिसकी वजह से मार्केट चल रही है। अगर वो नहीं होता तो मार्केट चलती ही नहीं, लेकिन तब भी कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन की हमें जरूरत पड़ती है, ठीक। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेसमैन? बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्यों जरूरी है? पहला, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस। अगर आप कंज्यूमर को चीट नहीं करोगे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, इसकी वजह से आप भी उसको चीट करने से बचोगे, बिजनेसमैन बचेगा। जब बिजनेसमैन उसको चीट करने से बचेगा तो क्या होगा? वो उसको अच्छी से अच्छी चीज प्रोवाइड करेगा, कम प्राइस पे देगा, उसको चीट नहीं करेगा। उससे फायदा क्या होगा? कंज्यूमर बार बार उसकी चीज खरीदेगा और ये बिजनेस उसका लॉन्ग टर्म तक चलता रहेगा। लेकिन क्योंकि वो चीट करता है, जिसकी वजह से कंज्यूमर धीरे धीरे हटता जाएगा, तो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट हो गया। कंज्यूमर प्रोटेक्शन से बिजनेसमैन को ही फायदा हुआ, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट तक चलेगा। दूसरा, बिजनेसमैन सोसाइटी की रिसोर्सेज को यूज कर रहा है। आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, हम चार चीजें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज करते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड जो जगह होती है वो कोई अपनी कहने उठा के थोड़ी लाते हैं, लेबर जो होती है वो भी सोसाइटी में से होती है, कैपिटल पैसा भी कोई ना कोई सोसाइटी में से ही कोई बंदा होता है जो पैसा लगाता है, एंटरप्रेन्योर वो जना होता है जो रिस्क लेता है। तो ये सारी चीजें हम रिसोर्सेज कहां से यूज कर रहे हैं? सोसाइटी की, और सोसाइटी के लोगों को ही हम चीट कर रहे हैं। इसलिए भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन हमारे लिए जरूरी है, तो हमें चीट नहीं करना चाहिए। आगे, ये हमारी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। हमारी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें सोसाइटी का ध्यान रखना चाहिए। हमारे कंज्यूमर भी उस सोसाइटी का ही पार्ट है, तो हमें उनका भी ध्यान रखना चाहिए और हमें चीट नहीं करना चाहिए, ठीक। आगे क्या है? मॉरल और एथिकल जस्टिफिकेशन। आपको बचपन में सिखाया जाता है, बेटा झूठ नहीं बोलते हैं, झूठ बोलना गंदी बात होती है, ठीक। आपके माँ बाप ने सिखाया, क्यों सिखाया? ये एक मॉरल एथिकल बात है। तो एथिक्स तो बिजनेस में भी लग रहा है ना, बिजनेस में भी तो आप ये गलती तो कर रहे हो किसी के संग। अगर मैं किसी को चीट कर रहा हूं तो वो गलती तो कर रहा हूं, वो एथिक्स कहां हुआ? वो तो अनएथिकल हुआ। मैं किसी को बहुत अच्छी चीज बता के और बेकार चीज उसको दे रहा हूं, तो ये अनएथिकली तो हुआ। मैं उसको मिलावट करके चीजें बेच रहा हूं या चीजों के प्राइस जबरदस्ती बढ़ा के बेच रहा हूं, तो ये सब अनएथिकली तो है। तो हमें ये चीज नहीं करनी चाहिए। गवर्नमेंट का भी इंटरवेंशन होने लग गया भाई, जितना ज्यादा से ज्यादा चीट करने लग गए, लोगों की कंप्लेन आने लग गई, पता चलने लग गया यार बहुत बिजनेसमैन चीट कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट का भी इंटरवेंशन होने लग गया। अगर ये कम नहीं होता तो गवर्नमेंट भी इंटरफेयर नहीं करती। फिर कंज्यूमर क्या है? पर्पस है बिजनेस का।
अगर कंज्यूमर नहीं होगा तो क्या बिजनेस एग्जिस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो कंज्यूमर पर्पस है, आप उस पर्पस को ही खत्म कर रहे हो तो क्या अल्टीमेटली कंज्यूमर रहेगा? नहीं रहेगा। तो अगर हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन है तो ये फायदा बिजनेसमैन के लिए है, क्योंकि बिजनेसमैन के ऊपर कंट्रोल है, तो बिजनेसमैन भी उससे डरा हुआ है, तो बिजनेसमैन भी सही तरीके से, तो कंज्यूमर को तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो जो पर्पस है वो बना रहेगा। अगर ये चीज नहीं होती तो हम उसको इतना ज्यादा परेशान करे जा रहे हैं तो क्या होता? वो पर्पस ही खत्म हो जाता। जब वो पर्पस खत्म हो जाता तो हमारा बिजनेस रहता ही नहीं। क्लियर है? चलिए आगे हम लोग पढ़ रहे हैं लीगल प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर। अब गवर्नमेंट ने कुछ लीगल प्रोटेक्शन दी है कि भाई गवर्नमेंट ने कुछ राइट्स बनाए हैं कंज्यूमर के लिए, कुछ रिड्रेसल एजेंसीज बनाई हैं जिससे कि उसको हम रोक सकते हैं, इन गलत कामों को हम रोक सकते हैं। उनको राइट समझाए जा रहे हैं जिससे कि वो इन राइट्स को समझे कंज्यूमर और उसके हिसाब से ही अपना काम करें। अब ये कंज्यूमर जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, स्कूल्स में चैप्टर डाल दिए गए हैं सब्जेक्ट में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में एक एक कोर्सेज चल गए हैं इससे, जिससे कि आप लोग पढ़ें और कंज्यूमर्स को अवेयर करें इस चीज, जिससे कि वो उस चीज का यूज करें और कंज्यूमर जो है, जो अभी तक एक्सप्लॉइट हो रहा था, वो एक्सप्लॉइट होने से बच सके। तो हमारे कंज्यूमर राइट्स क्या क्या हैं? पहला है राइट टू सेफ्टी। हमारा पहला राइट है कि हमें क्या है? राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी में ये होता है कि हमें जो चीज खरीदनी चाहिए वो ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वो चीज सेफ होनी चाहिए। हम सस्ते प्रोडक्ट पे ना जाके ऐसा प्रोडक्ट तो कम से कम ले कि वो सेफ्टी मेजर को ध्यान में रख के बनाया गया हो। जैसे क्या होता है, रॉड आती है पानी गर्म करने वाली, एक छोटा एग्जांपल ले रहा हूँ। रॉड भी बहुत तरीके की आती है, बहुत अलग अलग प्राइस में आती है ना, लेकिन उसमें एक चीज होती है ISI मार्क। ये कहा जाता है, ये इंसिस्ट किया जाता है कि कम से कम आप ऐसी रॉड खरीदे, चाहे वो सस्ती क्यों ना हो, लेकिन कम से कम ISI मार्क वाली हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पे ISI मार्क जो है वो क्वालिटी ओरिएंटेड मार्क है कि वो चीज कम से कम टेस्टेड तो है, वो चीज कम। सब कुछ भूल जाते हैं और हमें तो बस चीज से मतलब है। बाद में क्या होता है, उससे कोई नुकसान हो जाता है, फिर आप कहते हो हमारे तो हाथ जल गया या हमें ये हो गया, तो ये क्या है? तो कम से कम आप राइट टू सेफ्टी का यूज तो करो। जो आपका राइट है कि आप कम से कम ऐसे गुड्स खरीदो जो सेफ्टी मेजर को ध्यान में रख के बनाए गए। ठीक है। दूसरा आता है राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन में कंज्यूमर का हक है कि वो कोई भी इंफॉर्मेशन जानने के लिए आपसे कह सकता है कि ये प्रोडक्ट कितने का है, प्रोडक्ट में क्या क्या चीजें हैं, कैसे बना है, जो भी चीज वो क्वेश्चन पूछा उसके वो हक है, उसका राइट है कि वो इंफॉर्मेशन आपसे ले सकता है। तीसरा होता है राइट टू मेक चॉइस। आप कंज्यूमर को जबरदस्ती ये नहीं कह सकते तू यही प्रोडक्ट लेगा, कंज्यूमर की। चले तो अगला है राइट टू बी हर्ड और राइट टू रिप्रेजेंटेशन। यानी कंज्यूमर को आपने जो भी चीज दिखाई है वो अगर वैसी चीज नहीं होती तो वो उसके खिलाफ आपकी कंप्लेन भी कर सकता है। ठीक, तो राइट टू हर्ड यानी जो चीज आपने बताई या जो चीज आपने उसको दिखाई है वो अगर वैसी चीज नहीं है तो वो उसके खिलाफ कंप्लेन भी कर सकता है। अगला है राइट टू सीक रिड्रेसल। इसका मतलब ये है, अब रिड्रेसल एजेंसीज हैं हमारी, जैसे हमारे नॉर्मल कोर्ट होते हैं किसी क्राइम के लिए, ऐसी कंज्यूमर के लिए अलग अलग रिड्रेसल एजेंसीज बनाई गई हैं। तो वो 3 रिड्रेसल एजेंसीज होती हैं, ठीक, जिनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो वहां पे कंप्लेन कर सकते हैं। ये जो कंप्लेन पहले वाले राइट टू हर्ड में बताया था वो कंप्लेन हम कर सकते हैं डायरेक्ट कंपनी में, जिस कंपनी का प्रोडक्ट है, कंपनी के अपने कस्टमर केयर सेल होते हैं, वहां पे हम कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन अगर वहां पे भी सुनवाई नहीं हो सकती तब आप गवर्नमेंट के जो अपने कंज्यूमर के रिड्रेसल एजेंसी बना रखी है फिर वहां पे कंप्लेन कर सकते हैं। अगला राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, और एक उसका राइट है कि वो कंज्यूमर को हम लोग एजुकेट करें। तो इसीलिए मैंने आपको अभी बताया था कि अलग अलग चैप्टर डाले हुए हैं 12 तक के बीच में। आप लोगों ने SSC में भी शॉर्ट में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, अब आपको 12th में ये पढ़ाया जा रहा है। यूनिवर्सिटीज में कोर्सेज भी हैं जिससे कि जिन लोगों को हम बता सकते हैं हम उनको बता रहे हैं। आप टीवी में भी ऐड देखते हो, टीवी में भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए ऐड आता है कि कंज्यूमर जो है वो कहने इन चीजों से भटके नहीं, सिर्फ एडवर्टीजमेंट पे नहीं जाएं, खुद भी ध्यान दें और चीजों को समझें।
तो सारी चीजें इसलिए की जा रही हैं जिससे कि कंज्यूमर क्या हो सके, एजुकेट हो सके और वो अपना दिमाग से चीजों को कर सके। ठीक है, अब कंज्यूमर की क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये तो राइट थे, अब रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है। कंज्यूमर सबसे पहले ये सारे राइट्स जो बताए गए हैं उनको यूज करना शुरू कर दे। पहली चीज क्या है, अपने राइट्स को यूज करना शुरू कर दे। दूसरा क्या, कंज्यूमर क्या है, कॉशियस है। कॉशियस मीन वो सिर्फ ब्लाइंडली बिलीव ना कर ले कि जो सेलर कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है, अपनी बुद्धि लगाए। सेलर तो भैया चीज बेचेगा ही बेचेगा, तो वो ब्लाइंडली उस पर कहना बिलीव ना करे। ठीक है, आगे क्या है, फाइलिंग कंप्लेंट। अगर मान लीजिए कोई भी ग्रीवेंसेस होता है, कोई भी दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों के बदले में वो क्या करे, फाइल करे कंप्लेंट। ऐसा नहीं कि चुपचाप बैठे चलो यार हो गया तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज आप चीट हुए हो, कल कोई और भी हो सकता है। अगर आज आप कंप्लेंट करोगे तो कल को दूसरा आपकी वजह से बच सकता है। फिर कंज्यूमर क्वालिटी कॉन्शियस होना चाहिए। कम से कम चीज तो ऐसी खरीदे जो क्वालिटी ओरिएंटेड हो। मैं ये नहीं कहता महंगी वाली चीज खरीदो, लेकिन कम से कम जो क्वालिटी मार्क्स बनाए गए हैं वो आपकी चीज पे तो हो। एक चीज 300 रुपए की भी आ रही है, 600 की भी है, 1000 रुपए की भी है, लेकिन 300 वाली पे क्वालिटी मार्क नहीं आ रहा, 600 और 1000 वाली पे आ रहा, तो आप 600 वाली ले लो, लेकिन कम से कम क्वालिटी ओरिएंटेड दो जिससे आपको दिक्कत ना आए। डू नॉट कैरी अवे, सिर्फ एडवर्टीजमेंट को देख के नहीं चलना चाहिए। एडवर्टीजमेंट को देखो, वो तो आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसके बारे में चीजें पता करो, उसके बाद ही आप चीज को खरीदो। आगे इंटरेस्ट ऑफ कैश मेमो, हमेशा बिल की कहने डिमांड करिए, क्योंकि आपके पास क्या प्रूफ है कि आपने वो प्रोडक्ट उस दुकानदार से लिया था। आप केस तो तभी कर सकते हो ना, भाई आप कह रहे हो मैं इससे प्रोडक्ट लेके आया था और इसने मुझे खराब प्रोडक्ट दिया, आपके पास प्रूफ क्या है। जब आपके पास बिल होगा तभी तो आप प्रूफ कर सकते हो कि मेरे पास बिल है, मैं इसी से लेके आया था। ठीक, आगे क्या है, एनवायरमेंट की रेस्पेक्ट करिए, फालतू पॉल्यूशन ना करिए, ये भी आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कंज्यूमर की। फिर कंज्यूमर सोसाइटीज क्रिएट करिए। कंज्यूमर सोसाइटी से फायदा क्या होगा, जैसे मान लीजिए आप 10 जनों ने मिलकर कंज्यूमर सोसाइटी क्रिएट कर दी। अब कुछ 10 जने ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो आप उनको एजुकेट कर सकते हैं, बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, या उनकी कोई दिक्कतें हैं तो उन दिक्कतों को वो डायरेक्टली कंप्लेन नहीं कर पा रहे क्योंकि उनको पता नहीं है, तो आप उन लोगों के, आपकी जो सोसाइटी है वो उनके बिहाफ पे कंप्लेन फाइल कर सकती है। तो ऐसा भी करना चाहिए, ये भी आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। ठीक है, जो भी ब्लैक मार्केटिंग, काला बाजारी जो हो रही है, मिलावटखोरी हो रही है, उसको आप डिस्करेज करें। ये नहीं कि आपका फायदा, मान लो आपको पता चल गया, दुकानदार ने कहा भाई आपको मैं सामान सस्ते में दे दूंगा और प्योर वाला दूंगा, आप किसी को कहना मत, आप तैयार हो गए, तो आपका फायदे की वजह से आप उसको क्या करो, एनकरेज करो, जबकि आपको एनकरेज नहीं करना, उसको डिस्करेज करना है। समझ में आ रहा है? चलिए अब देखिए, क्वालिटी स्टैंडर्ड के मार्क दे रखे हैं। जैसे ISI मार्क जो होता है वो किसके लिए यूज होता है, ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स के लिए या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए। जो एग मार्क होता है वो किसके ऊपर लगा होता है, जो लाइव स्टॉक, जो गाय बकरी इन लोगों के लिए जो चीज आती है, ठीक है, या जो हमारे एग्रीकल्चर कॉमोडिटीज आती हैं उनके लिए मार्क होता है एग मार्क। जो BSI मार्क यानी हॉलमार्क जो होता है वो हमारी ज्वेलरीज के लिए यूज होता है। जो वूल मार्क होता है वो हमारी वूल के लिए यूज होता है, जो ऊन आती है। इको मार्क जो होता है वो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के लिए यूज होता है। तो ये मार्क्स इसलिए बताए जा रहे हैं क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है, तो आपको ये मार्क्स कम से कम, ये नॉर्मल मार्क्स हैं, ये तो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था 3 तरह की रिड्रेसल एजेंसीज होती हैं, तो वो तीनों रिड्रेसल एजेंसी कौन कौन सी होती हैं, एक होती है डिस्ट्रिक्ट फोरम, एक होती है स्टेट कमीशन और एक होती है नेशनल कमीशन। ठीक है, तीनों का डिफरेंस से आप पढ़ लीजिए, वो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो, डिस्ट्रिक्ट फोरम में एक प्रेसिडेंट होता है और 2 अदर मेंबर्स होते हैं, उनमें से एक वुमेन मेंबर होना कंपलसरी है डिस्ट्रिक्ट में। स्टेट में भी एक प्रेसिडेंट होता है और कम से कम 2 मेंबर्स होते हैं और एक वुमेन मेंबर होना कंपलसरी है। नेशनल में एक प्रेसिडेंट और एटलीस्ट 4 मेंबर होने चाहिए, लेकिन 4 में से एक वुमेन मेंबर होना कंपलसरी है। ठीक है, डिफरेंस भी हो गया और चीजें क्लियर भी हो जाएंगी। आगे है, प्रेसिडेंट कौन हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है रिटायर्ड या वर्किंग जज हो सकता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का। स्टेट कमीशन के लिए रिटायर्ड या वर्किंग जज हो सकता है हाई कोर्ट का, और नेशनल के लिए रिटायर्ड या वर्किंग जज हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का। प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो होता है, जो प्रेसिडेंट अपॉइंट किया था वो स्टेट गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन पे जो सिलेक्शन एजेंसी होती है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करती है। स्टेट कमीशन में प्रेसिडेंट अपॉइंट कैसे होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है जब वो
चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट का मेन जज होता है, चीफ जस्टिस जिसको हम बोलते हैं, उससे कंसल्ट करने के बाद ही प्रेसिडेंट अपॉइंट किया जाता है। और नेशनल कमीशन में प्रेसिडेंट कैसे अपॉइंट होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो तो चीफ जस्टिस सिर्फ हाई कोर्ट का था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मतलब हो गया सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है, उससे सेंट्रल गवर्नमेंट डिस्कस करने के बाद ही प्रेसिडेंट अपॉइंट किया जाता है। ज्यूरिडिक्शन, अब 20 लाख तक का अगर आपका कोई क्लेम है, आप किसी पे कोई कंपेंसेशन मांग रहे हो 20 लाख तक का, तो वो आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में जा सकते हो। 20 लाख से 1 करोड़ तक का है तो आप स्टेट कमीशन में जा सकते हो, और 1 करोड़ से ज्यादा है तो आप नेशनल कमीशन पे जा सकते हो। अपील कैसे होगी? देखिए, आप कोई भी पर्सन अपील कर सकता है, लेकिन मान लीजिए आप डिस्ट्रिक्ट फोरम के जो रिजल्ट आया उससे आप खुश नहीं है, तो आप 30 दिन के अंदर अंदर आप अपनी कंप्लेंट स्टेट कमीशन में फाइल कर सकते हो। ठीक है, रिजल्ट के 30 दिन के अंदर अंदर। अब स्टेट से मान लो कोई रिजल्ट दिया गया, आप उससे भी खुश नहीं हो, तो आप 30 दिन के अंदर अंदर आप नेशनल में कर सकते हो। नेशनल से भी आप खुश नहीं हो तो 30 दिन के अंदर अंदर आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो, और उसके बाद अपील करने का कोई भी चीज नहीं बचती है, सुप्रीम कोर्ट का रिजल्ट फाइनल रिजल्ट होगा। ठीक है भाई। अब कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओ का रोल क्या क्या है ना, ये क्यों बनाए गए हैं भाई? इसलिए ये एजुकेट करें लोगों को, कहने एजुकेट करें, कंज्यूमर के बारे में बताएं कि क्या क्या आपके रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या क्या आपकी राइट्स हैं गांव में जाके। ठीक है, पीरियोडिकल मैगजीन्स निकलती हैं, उन मैगजीन्स में अपने पब्लिकेशन निकालें जिससे वो लोग एजुकेट हो सकें। कंज्यूमर्स को एजुकेट करें, प्रोटेस्ट करें, कोई भी गलत चीज हो रही है उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करें, लीगल चीजें करें। कंज्यूमर जो लोग फाइल नहीं कर पा रहे हैं कंप्लेंट, उनके बिहाफ पे खुद आप फाइल कर दें, जिससे कि और लोग कम से कम बच सके। ठीक है, गवर्नमेंट एजेंसीज की हेल्प करें कंज्यूमर को एक्सप्लॉइटर से बचाने के लिए और कंज्यूमर को एजुकेट करने के लिए। तो इन चीजों के लिए कंज्यूमर एजुकेशन एनजीओ बनाए गए। क्लियर है? इस तरीके से हमारा कंज्यूमर जो चैप्टर है कंज्यूमर प्रोटेक्शन वो हमारा खत्म हो गया।